अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक सी फूड लवर्स के लिए वेरी स्पेशल फ्राइड प्रॉन्स, और एक है वो फरमाइश लोगों की जहां उनको ज़रूरत से ज़्यादा शिकायत होती है, और काफ़ी दफ़ा उन शिकायतों को हमने दूर भी किया, तरीक़ेकार भी बताया, लेकिन अभी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि इसका ये तरीका बता दें, इसमें ये ख़राबी है, इसका बता दें, ये समझ में नहीं आ रहा, ये बता दें। क्योंकि बहुत सारे नए देखने वाले भी हमें ज्वाइन करते हैं। एक लंबा अरसा हो गया जनाब शो करते हुए हमें, और कुकिंग में तो खैर आप याद भी नहीं है, लेकिन हमारा वादा है कि जो फरमाइश, जो रिक्वेस्ट आपकी हम तक आएगी, हम ज़रूर उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बेशक वो चीज़ 10 दफ़ा बन चुकी हो, क्योंकि इल्म जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक सामने वाले यानी कि सीखने वाले की समझ में ना आ जाए। और दुनिया का कोई सा भी इल्म और किसी भी चीज़ की तालीम, मैं तालीम और इल्म दोनों की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा बताने से नहीं आती। तो जनाब पहला सफ़र है मेरे पास पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा जो बेसिक पिज़्ज़ा है हम उसकी बात करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हो सकती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून जुलाई की जो गर्मी है उसमें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं काम, रूम टेम्परेचर के पानी को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा है, या घर में या किचन में वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, ठंड है, थोड़ी सी एसी खुला हुआ है, या किसी और रीज़न की वजह से थोड़ी सी हवा में नमी या ठंड है, ख़ास तौर पे हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं या अपर पंजाब का इलाका है, वहाँ अक्सर मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो वहाँ के लिए, और ख़ास तौर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी की अगर हम बात करें, ठंड शदीद जब होती है, तो उस वक्त ये आपने अमल करना है, और ये अमल है पानी का। थोड़ा सा पानी को गुनगुना करेंगे, ठीक है। एक टेबल स्पून भर के दानेदार ईस्ट, थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं आप, मतलब 1.25 टेबल स्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं ईस्ट। लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि ईस्ट लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत अच्छी ब्रांडेड ईस्ट हो, इम्पॉर्टेड हो। बहुत ज़्यादा लोकल मार्केट में लोकल चीज़ें या खुली हुई ईस्ट मिलती है, थोड़ी सस्ती ज़रूर होती है, लेकिन वो ईस्ट अच्छी नहीं होती। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ईस्ट, ये चीज़ें कोशिश करें कि अच्छे जो रिलायबल नाम है वो प्रोडक्ट लें। पानी को नीम गर्म आपने करना है, खौलाना नहीं है, उबालना नहीं है, या इतनी ज़्यादा गर्म नहीं करना कि उसमें अगर मैं चाय की पत्ती डालूं तो चाय बन जाए। ऐसा हो कि लिक वार्म कहलाता है, यानी कि अगर मैं फिंगर को टच करूं तो मुझे एहसास हो कि हाँ ये रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा हीट इसमें आ चुकी है। वो जब पानी हो जाए तो यहाँ 1 से 1.25 टेबल स्पून के बराबर दानेदार इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे, और इसको छोड़ देंगे चंद लम्हों के लिए, ताकि ये फूलने का अमल इसके अंदर कंप्लीट हो जाए। इसके साथ ही चंद लम्हों में आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो चॉकलेटी, लाइट चॉकलेटी कलर का बन चुका है, और ईस्ट का जो दाना है वो अच्छी तरीके से उसमें हल हो चुका है। जब ये चीज़ हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मक्खन, बेशक घर में वाइट बटर हो या
सॉल्टी बटर हो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम शामिल करेंगे और आधी चाय की चमची के बराबर चीनी, दानेदार, याद रखिएगा दानेदार चीनी का इस्तेमाल है। और इसके बाद हमने नमक, 1 पाव मैदा है हमारे पास, तो उसको जहन में रखते हुए 1 अदद अंडा, इसको खूब अच्छी तरीके से एक अंडे को खूब अच्छी तरीके से फेंट लें और इसकी हाफ क्वांटिटी और यहाँ इसको तमाम अज्जा को मिक्स करके 1 पाव मैदा इस पे हमने शामिल कर देना है। और अब इसको मैं हाथ से मिक्स करता हूँ और तैयारी करते हैं पिज़्ज़े की डो की। और आपसे ज़्यादा चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तमाम अज्जा आपके सामने हमने बाउल में मिक्स किए। मिक्स करने के बाद उसको काउंटर पे ले आए, थोड़ा सा हाथों को गीला करके। याद रखिएगा इसमें पानी नहीं शामिल करना, पानी जो यहाँ था वही काफ़ी है। बस हाथों को, फिंगर्स को इस तरीके से गीला करके, ये देखिए आप भाई, ये गीला किया और यहाँ इस डो को हमने नरम कर लेना है। और थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी इस पर। अच्छा, इस वक्त आप देख सकते हैं कि डो जो है बड़ी स्टिकी, यानी कि काउंटर पे स्टक हो रही है, रुक रही है। इसको अगर हम अभी पिज़्ज़ा बनाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि पिज़्ज़ा बन सके। ये बहुत ज़रूरी अमल है, क्योंकि मैदे में जितनी अच्छी नमी होगी पिज़्ज़ा उतना अच्छा बनेगा, उसकी डो उतनी अच्छी बनेगी। और अगर डो में आपने पानी कम रखा और इसको बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बेल के और कोशिश करी डो बनाने की, तो डो सख्त बनेगी, कड़क हो जाएगी, रेज यानी कि फूलेगी नहीं, वो लुक नहीं आएगी जो असल में आना चाहिए। और याद रखें कि बाज़ लोग, मुझे नहीं पता कि इस तरीके से डो गूंदने के बाद किन का मशवरा है, ये भी मुझे नहीं पता कि 1-1 डेढ़ घंटे के लिए इस डो को रखा जाता है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप डो को गूंदें। इस वक्त ये डो रेडी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन आपने पहले अच्छी तरीके से इसको गूंद लेना है। और गूंदने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हाथ पे ये स्टक होना शुरू हो गई, काउंटर पे बिल्कुल जुड़ी हुई है। और जब ये खूब नरम हो जाए डो, तो फिर हमने थोड़े थोड़े खुश्क मैदे के साथ इसको समेट लेना है। ये देखिए डो कंप्लीट हुई। अब आपने इस तरीके से थोड़ा सा खुश्क मैदा और इस डो को अब आपने समेटना शुरू करना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जाकिर साहब, आपसे ये पूछना था, आज आप क्या बना रहे हैं? मैं समझती हूँ अभी आपने कहा कि क्या ये पिज्ज़ा बना रहे हैं? जी, यकीनन पिज़्ज़ा बन रहा है। अच्छा, वो आप पहले, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने फ़ोन किया, आपको तकलीफ़ दी। ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप यू आर अ ग्रेट शेफ, और क्या बोल सकती हूँ मैं? बहुत शुक्रिया जी। जी, वी आर लर्निंग फ्रॉम यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा खुश्क मैदा शामिल करके आपने इस डो को समेट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ना तो ये हाथ पे स्टक है, ना ही काउंटर पे, बस ये साइन है। लेकिन डो बहुत नरम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त डो ना हो और बहुत ज़्यादा पानी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा पानी हुआ तो भी डो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी इसमें होगा, ज़रूरत से ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ,
तो ये डो क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेगी। और डो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है इसके ऊपर, याद रखिएगा। बड़े ब्रांड जो हैं उनके पास बाकायदा इसकी मशीनें हैं आटा गूंदने की, डो गूंदने की, लेकिन हम घर में एक आध पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसके लिए हम इतनी महंगी मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेहतरीन तरीका ये है कि हाथ से इस पर मेहनत की जाए। और घर में, हर घर में चपाती, पराठा, रोटी ज़रूर बनती है। शायद ही कोई ऐसा घर हो पाकिस्तान का कि जहाँ रोटी, पराठा, चपाती ना बनती हो। अगर उसकी डो को भी आप इसी तरीके से मेहनत से गूंदें तो रिज़ल्ट बहुत शानदार आएगा। लीजिए जनाब, डो हमारी रेडी। चले, अब इस डो को हमने ये एक फिंगर का निशान लगा के इसको रख देना है अपने मिक्सिंग बॉल में, और मिक्सिंग बॉल को हम कवर कर देंगे प्लास्टिक फॉइल से। अगर घर में अगर प्लास्टिक फॉइल नहीं है तो फिर आप कोई प्लास्टिक बैग ले सकते हैं, उससे इसको कवर कर दें। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जाकिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा एहसान। अच्छा जाकिर भाई, मैंने थोड़ा सा लेट टीवी ऑन किया है, तो आप प्लीज मुझे इसकी डो की रेसिपी रिपीट कर देंगे? चले, मैं बता देता हूँ जी। जी, आपका बहुत अच्छा तरीका है और हम लोग इसको बहुत मैंने भी फॉलो किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आमीन। आपके इसमें बरकत डाले काम में। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरे नए देखने वाले जैसे भी ये कॉलर थी, उनके लिए मैं डो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या किया था। डो के अंदर हमने थोड़ा सा नीम गर्म पानी किया है, बहुत थोड़ा सा, क्वार्टर कप का भी आधा, और 1 या सवा टेबल स्पून दानेदार ईस्ट मिक्सिंग बाउल में डाली। अब वो नीम गर्म पानी हल्का सा कुनकुना वो हमने दानेदार ईस्ट में डाल दिया और 10-15 सेकंड का गैप दिया ताकि ईस्ट अच्छी तरीके से हल हो जाए, फूल जाए। जब ईस्ट हल हो गई, फूल गई, तो उसमें 1 टेबल स्पून हमने मक्खन शामिल किया, आधी चाय की चमची दानेदार चीनी, नमक शामिल किया, आधा अंडा शामिल किया। उसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया और जब वो मिक्स हो गया तो उसके बाद हमने 1 पाव मैदा उसमें शामिल किया। मैदा शामिल करने के बाद मिक्स किया और फिर डो को हमने काउंटर पे लेके आ गए। काउंटर पे हल्के हल्के से हाथ को गीला कर करके डो को गूंदना शुरू किया। याद रखिएगा, डो जितनी नरम होगी, जितना उसमें पानी होगा एक लिमिट तक, डो बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर नमी या पानी कम हुआ डो में तो फिर डो थोड़ी कड़क होगी और अजीब सी सख्त डो बनेगी। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पानी जो है उस डो को नरम करके रखेगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपनी डो हमारी रेडी है। यहाँ हम इसका सॉस बना लें। याद रखिएगा, हम बेसिक पिज़्ज़े की बात कर रहे हैं। और ये स्टाइल, ये चीज़ें तमाम के तमाम पिज़्ज़ों में अप्लाई होती है। ठीक है, दुनिया का किसी भी फ्लेवर का पिज़्ज़ा आपने बनाना है, ये इसी तरीके से डो, इसी तरीके से इसका सॉस। हाँ, अब अगर आपने वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना है तो थोड़ी सी वेजिटेबल की कॉम्बिनेशन और चीज़। अगर आपने चिकन का बनाना है तो फिर थोड़े से चिकन के क्यूब, किसी भी फ्लेवर में आप उसको फ्राई कर सकते हैं। तंदूरी में कर लें, सॉल्ट एंड पेपर में कर लें, क्रीमी स्टाइल बना लें,
बहुत सारे ऑप्शन हैं। या अगर कीमे का पिज़्ज़ा बनाना है तो फिर वही कि कीमा थोड़ा सा पका के, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला उसमें नहीं डालेंगे, और सॉल्ट एंड पेपर थोड़ा सा ओरिगानो के साथ कीमा हमारा तैयार है। यही फार्मूला फ़िश का है, यही मटन का है, यही चिकन का है। ये तरतीब इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। लेकिन जो बेसिक है, फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि बुनियाद की बात कर रहा हूँ, जिस पे हम अपने पिज़्ज़े की बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, वो ये है जो अभी आपके सामने हमने दी। बस हमारे में और इंटरनेशनल ब्रांड में फ़र्क ये है कि उनके पास इस काम के करने की मशीनें मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये 2 हाथ दिए जो मल्टीपल हैं। इससे अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो रिज़ल्ट हम बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। यहाँ जनाब मैं सॉस की तैयारी कर रहा हूँ, और ये भी एक बहुत कीमती चीज़ है। बहुत हल्का सा ऑयल, समझ लें आप कि 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर, और 1 चाय की चमची से भर के, थोड़ी सी ज़्यादा ले लें बेशक, 1.5 चाय की चमची तक ले सकते हैं, भर के लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है आपने, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसके साथ ही इसके अंदर आधी चाय की चमची ओरिगानो और आधी चाय की चमची टाइम। अगर इससे कम सॉस बनाना है तो फिर क्वार्टर चाय की चमची दे लें, लेकिन आधी चाय की चमची परफेक्ट फ्लेवर बनेगा। ये हमने इसी लहसुन के साथ शामिल कर देना है, और ये शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। ओरिगानो की और थाइम की खुशबू आप तक आने लगेगी। लहसुन को थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे, और उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ आप इस स्टेज पे चूल्हे को स्लो करेंगे। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जाकिर भाई, मैं मिसेज नईम बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। जाकिर भाई, मुझे आपसे ये पूछना था बस कि आप लोग जब चावल पकाते हैं तो उनमें ऑयल की तादाद बता दें, और वेजिटेबल्स के लिए कितना होता है, मीट के लिए कितना ऑयल यूज़ करते हैं, या बीफ के लिए कितना ऑयल यूज़ करते हैं। क्योंकि उम्मन कुछ लोग घरों में जब पकाते हैं उसमें चावल की ज्यादती हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम। बाकी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपकी बेकिंग, आपकी कुकिंग, माशाल्लाह से बहुत कुछ हमने सीखा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये इट्स ऑल डिपेंड कि आपके पास जो मीट आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो वेजिटेबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप अपने हंडिया में 1/4 कप ऑयल शामिल करें, तो मेरे ख्याल से मैं गलती पे होऊंगा, क्योंकि मैं वज़न उसका नहीं दे सकता, कि मुझे नहीं पता कि आप कितना वज़न में खाना बना रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम राइस की बात करते हैं तो एक राइस पुराना होता है, एक राइस नया होता है, उसमें भी आप बैलेंस नहीं पकड़ सकते। बास राइस ऐसे होते हैं जो चिकनाई को बहुत ज़्यादा पी जाते हैं, तो ये आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे नमक, मैंने ज़िंदगी में कभी भी नमक का वज़न आपको नहीं दिया कि इसके अंदर 1 चाय की चमची नमक या 1 टेबल स्पून नमक दे दें, क्योंकि इसकी भी वही चीज़ है। बाकी मसालों को तो हम बैलेंस में कर सकते हैं, लेकिन नमक और ऑयल को ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा मशवरा, रिक्वेस्ट, गुजारिश ये है कि कोशिश करें नमक को भी कम से कम इस्तेमाल करें, और ऑयल का भी इस्तेमाल। आपने देखा है अमूमन मेरी जो कुकिंग है वो 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं जाती। बहुत कोई हैवी खाना होता है तो 1/4 कप ऑयल की तरफ मैं जाता हूँ। आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने 1/4 कप से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया। मैंने निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, कोफ्ते, हज़ारों लाखों डिशेस बना ली, लेकिन 1/4 कप से ऊपर नहीं गया। तो ये बैलेंस आप कर सकते हैं अगर थोड़ी सी समझ कर लें। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा सॉस रेडी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि फ़ोन कॉल्स थी तो मैं बता नहीं सका आपको कि मैंने टमाटो पेस्ट कितना लिया है। तो 3 to 4 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट तमाम मसाले के साथ हमने शामिल किया और थोड़ा सा पानी उसमें शामिल किया है और अब उसको इतना पका लेना है कि वो पानी और ऑयल दोनों गायब हो जाएं। और यहाँ पे हमने पिज़्ज़े की जो वेजिटेबल है उसको काट लेना है। जनरल वेजिटेबल जो है, जनरल यानी कि यूनिवर्सल वेजिटेबल जो है वो टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज है। ये 3 वेजिटेबल पिज़्ज़े की कंपलसरी है। लेकिन अब आपकी ऑन चॉइस है, आप इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आ चुके हैं जनाब। किसी जगह लेमन स्लाइस भी है, किसी जगह हरी मिर्च भी है, कुछ मशरूम भी शामिल करते हैं, कुछ एस्पैरागस शामिल करते हैं, कुछ बहुत सारी दूसरी वेजिटेबल्स हैं जो पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल नहीं है, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपकी चॉइस है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे चिकन या मीट के साथ आप बना रहे हैं तो ये सॉस तैयार हो गया, ये डो तैयार हो गई, ये वेजिटेबल तैयार हो गई। अब आपने अपनी मतलूबा मीट को लेके सॉल्ट एंड पेपर के साथ उसको सौते कर लें या तंदूरी मसाले में या थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ, हल्के से अदरक लहसुन के साथ उसको फ्राई कर लें कि उसका कच्चापन दूर कर लें। सिंपल, ठीक है। और उसके बाद आपने ये डो हमारी बिल्कुल रेडी, इसको आपने ट्रे को थोड़ा सा बटर ज़रूर लगा लेंगे या ऑयल लगा लें, बटर लगा लें और इसको आपने डो को फैला लेना है। अच्छा, ये हमारे घर का है इसलिए हम इसको हाथ से कर रहे हैं। प्रोफेशनली होगा तो इसको बेल के फटाफट, एक कटर होता है वो रखा साइज़ में क्या, और ओके। तो दो किस्म के पिज़्ज़े हैं जनाब इस वक्त वर्ल्ड में। एक रेगुलर पिज़्ज़ा है और एक थिन क्रिप्स यानी कि पतली लेयर का जो पिज़्ज़ा होता है। तो इस ऑल डिपेंड कि आपने कौन सा पिज़्ज़ा बनाना है। अगर तो थिन क्रिप्स करनी है तो इसी को आप पेड़े को थोड़ा सा छोटा करके और इसको ज़रूरत से ज़्यादा फैला लें तो ये थिन क्रिप्स हो जाएगा। और इसको अगर रेगुलर पिज़्ज़ा रखना है आपने तो फिर डो को थोड़ा सा मोटा रहने दीजिएगा। लेकिन ट्रे को ऑयल या बटर ज़रूर आप लगाएंगे। ओवन आपका 200 टेम्परेचर पे। डो कंप्लीट हुई, फोक ले लें, इसके ऊपर ये सॉस और सॉस के साथ ही हम जल्दी जल्दी इसके ऊपर चीज़ें शामिल करके इसको ओवन में रखेंगे क्योंकि वक्त ब्रेक का है। मैं नहीं चाह रहा कि अपने ब्रेक को मैं ज़ाया करूं। थोड़ा सा मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि डो और एजुकेशन के दौरान थोड़ा सा टाइम खर्च होता है। ये लीजिए जनाब सॉस के बाद ये वेजिटेबल इसके ऊपर फैला दिया आपने और इसके बाद इसको, ये प्योर वेजिटेबल चीज़ पिज़्ज़ा है और उसके बाद ये चीज़ खूब अच्छी। अच्छा, मोज़रेला चीज़ में ज़रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा अगर अच्छा पिज़्ज़ा आपने सर्व करना है अपने मेहमानों को। बाज़ लोग पिज़्ज़े में से सब कुछ तो सही करते हैं, सिर्फ चीज़ की जब बारी आती है तो चीज़ को बहुत कम कर देते हैं। ये लीजिए जनाब, ये रेडी और इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा जा चुका है ओवन में। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसकी हैं टॉपिंग की। इसके अंदर आप जैतून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम का भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं। ख़ास तौर पे वो वेजिटेबल जो सौगी ना हो। मिसाल के तौर पे भिंडी का इस्तेमाल नहीं है या कद्दू का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि वो पकने गर्म होने के बाद, या ब्रिंजल का इस्तेमाल नहीं है, पकने के बाद वो अपनी लुक और कलर चेंज कर देता है। सॉलिड वेजिटेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा सफ़र, और चीज़ में कंजूसी मत कीजिएगा। याद रखिएगा, चीज़ जो है, बास लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी पिज़्ज़े की चीज़ बता दें, और हमने पिज़्ज़ा बनाया था, बड़ा अच्छा था सब कुछ, लेकिन बड़ी अजीब सी उसमें हीक थी, पता नहीं चीज़ ख़राब थी या क्या था। तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती जनाब, वो गलती ये हो जाती है कि आपने चीज़ मंगवाई चीज़ कह के, और दुकानदार ने आपको चौडर चीज़ या गोवा चीज़ या कोई और सी चीज़ दे दी, जो रेगुलर हम सैंडविचेस में या बर्गर में इस्तेमाल करते हैं, येलोइश कलर की, आप वही शामिल कर देते हैं, या पार्मेसन चीज़ आपने शामिल करके पिज़्ज़े को बना लिया। तो याद रखें कि पिज़्ज़े की जो चीज़ है वो मज़रेला है, और पार्मेसन चीज़ जो है वो बहुत रिच जायका है उसका, वो सिर्फ स्प्रिंकल के काम आता है, यानी कि ऊपर से आप उसको छिड़क सकते हैं। पार्मेसन को डाल के पकाए ना। अगर तेज़ चीज़ का फ्लेवर चाहिए तो हम ऊपर से उसको जैसे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर छिड़कते हैं वो। अच्छा, जब यहाँ पे वेरी स्पेशल फ्राइड प्रॉन्स हैं मेरे पास। अचानक घर में मेहमान आ जाएं और घर में प्रॉन्स हों, तो आप क्विक 2-3 चीज़ें मिला के एक मज़ेदार सी चीज़ बना सकते हैं। यही वो प्रॉन है जिसको हम तंपूरा बना सकते हैं, फ्राइड प्रॉन्स बना सकते हैं, और मसाला प्रॉन बना सकते हैं। लातादाद स्टाइल हैं सी फूड में प्रॉन्स के, और सी फूड में फ़िश से ज़्यादा अगर कोई चीज़ खाई जाती है दुनिया में तो वो जनाब प्रॉन्स हैं। प्रॉन्स एक थोड़ा से कॉस्टली भी हैं बनिस्बत फ़िश के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पे जापानीज़ फूड जब वजूद में आके इंटरनेशनल मार्केट में आया था, तो वेजिटेबल मतलब जापानीज़ खाने की सबसे पहली चीज़ जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में आई थी वो तंपूरा प्रॉन्स थी, और तंपूरा प्रॉन्स की वजह से जापानीज़ फूड मार्केट में मशहूर हुआ, और आज दुनिया के हर मुल्क में जापानीज़ फूड आपको मिल जाएगा। अब तो खैर बहुत सारे उसके अंदर है। अच्छा, यहाँ पे अगर तो छोटे झींगे हैं तो आप सिर्फ दुम हटा के साफ़ करके अच्छी तरीके से डायरेक्ट इसको पका सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े से मोटे झींगे हैं और साइज़ में बड़े हैं तो उसका तरीका ये है कि आप इस तरीके से इसको 1 के 2 कर लें, ठीक है। इससे ये होगा कि झींगे की अपनी जो ताकत है, यानी कि उसकी खिंचने की रबड़ वाली कंडीशन वो ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे जनाब हमने इसको 1 के 2 कर लेने हैं लिटा के, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी से आते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जल्दी से प्रॉन्स को तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे जनाब। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक। याद रखिएगा, सी फूड में नमक बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। 2 अदद अंडे, क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और यहाँ पे है हर दिल अजीज़ मज़ेदार हमारी पहचान हरी मिर्च मोटी वाली। 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लें या पीस लें। तीनों का कुटी हुई पिसी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे, और इसको हम खूब अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। और यहाँ ले लेते हैं जनाब कॉर्नफ्लावर और मैदा। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबल स्पून मैदा। सिंपल। और अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत हल्का सा ऑयल शामिल करेंगे इसमें, लगभग 2 टेबल स्पून।
और इसको करेंगे मिक्स थोड़ा बाय फोर्स। ये लीजिए जनाब, ये रेडी ऑयल हमारा। और अब आपने इसके, ख़वातीन बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि पकोड़े क्या होते हैं और कैसे फ्राई किए जाते हैं, तो अब आपने इन झींगों के पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। याद रखिएगा एग्जैक्टली पकोड़े की तरह, बस इसके लिए ऑयल का गर्म होना बहुत कीमती है। ठंडा ऑयल या नीम कुनकुना ऑयल नहीं, और बहुत ज़्यादा खुलता हुआ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। गर्म ऑयल हो ऐसा कि जिसमें झींगे को शामिल करते ही ये पकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि झींगे की कुकिंग का अमल शुरू हो गया। हम इसमें अच्छा जी, मेरे हाथ से टाइम जो है वो स्लिप हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। अच्छा, पिज़्ज़े का मैंने आपको बता दिया जनाब। 2 पॉइंट बताना मैं शायद मिस कर गया, वो भी मैं बता दूं कि एक तो ये कि ईस्ट और डो गूंदने के बाद, ईस्ट शामिल करने के बाद 1-2 घंटे के लिए उसको ना रखें। हाँ, ब्रेड अगर बना रहे हैं तो उसके लिए रखा जाता है, उसको रेज़ होने के लिए। लेकिन पिज़्ज़े को बस आप बहुत तरीके से गूंदें डो को, और थैंक यू वेरी मच। 10-15 मिनट भी अगर आपने छोड़ दिया डो को तो बहुत काफ़ी है। और सेकंड, पिज़्ज़े की कुकिंग टाइमिंग 12 से 14 मिनट की। ओवन अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए, 190 या 200 डिग्री। और मेरे हाथ से टाइम गया स्लिप। प्रॉन्स मैं पहले पिज़्ज़ा दिखा रहा हूं जनाब आपको। अच्छा जी, यहाँ पे एक अमल कीजिएगा आप, बड़ा कीमती अमल है ये। पेपर टवाल ले ले, बटर ले ले या ऑयल, बटर या ऑयल, दोनों में से कोई एक चीज। और यहां पे इसको आपने ऑयल लगाना है खूब अच्छा, और इसकी एजिस पे आपने फौरन के फौरन गरम में या तो ऑयल लगा देंगे या बटर लगा देंगे। इससे डो बड़ी नरम और मुलायम रहेगी। ये आ गया जनाब आपका वेजिटेबल पिज़्ज़ा, और इसके साथ ही झींगे हमारे डन। थोड़े से कलर आ जाएंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे हाथ से टाइम स्लिप हो चुका है, थोड़ा सा इसको लाइट गोल्डन कलर कर ले। परफेक्ट झींगे हमारे तैयार हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का रब है, जो हर एक को जानता है, तकलीफ़ों को भी, खुशियों को भी, मजबूरियों को भी। लेकिन वो आजमाना चाहता है कि हम तकलीफ़ में रह के भी अपने रब का कितना शुक्र अदा करते हैं। और फिर जब मेरा रब देखता है कि तकलीफ़ में भी शुक्र अदा कर रहा है मेरा बंदा, तो फिर मेरा रब सज़ाएं ख़त्म कर देता है और नवाजना शुरू करता है। खुदारा किसी भी बीमारी को अज़ियत ना समझे, बड़ी रहमत वाली चीज़ होती है इंसान के ऊपर बीमारी का आना। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही हमारा मालिक है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।